हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, और उसी सीरीज में ये हमारा है थर्ड चैप्टर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसका 5th लेक्चर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है, और जो एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस है उनके ट्रेंड क्या होते हैं, मतलब वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, किस डायरेक्शन में डिक्रीज होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है एटॉमिक रेडियस। नाम से समझ आ रहा होगा कि रेडियस की बात कर रहे हैं। कोई भी एटम है उसकी जो रेडियस है, ये मान लो एटम है तो इसकी जो रेडियस होगी उसको क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये मान लो आर है, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हो आपने एक एटम अलग से निकाला और उसकी रेडियस को मेजर कर लिया? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल को अलग से आइसोलेट करके और फिर उसकी रेडियस मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो कोवेलेंट रेडियस है, जो जैसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर एटम्स है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H और H दोनों जुड़े होंगे, तो इसकी जो रेडियस होगी उसको फाइंड आउट करके हाफ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है कोवेलेंट रेडियस को फाइंड आउट करना सबसे इजी होता है, इसलिए क्या करते हैं कोवेलेंट रेडियस को ही एटॉमिक रेडियस भी बोल देते हैं। और इसी तरह मेटालिक रेडियस, मेटल्स की अगर बात करेंगे तो वो एटॉमिक रेडियस, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। अगर मेटल होगा तो मेटालिक रेडियस बोलेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो एटॉमिक रेडियस आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस डायरेक्ट क्यों नहीं मेजर करते, क्योंकि अलग से नहीं कर सकते। उसके बाद में दूसरा तरीका है, ये एक्सरे से हम ये मेजर कर लेंगे इसकी रेडियस वगैरह जो भी है और फिर उसको करेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवेलेंट कौन से होंगे, जो बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। जैसे अभी अभी बोला मैंने, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या होंगे, मान लो क्लोरीन और हाइड्रोजन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे अभी के लिए मान के चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सबसे सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे ना ऐसे बीच में, तो ये बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं वो होता है कोवेलेंट। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको केमिकल बॉन्डिंग में, बट अभी के लिए इतना ही समझो। ठीक है, तो ये जो दो एटम्स ऐसे बॉल्स जुड़े होंगे, इनकी रेडियस जो होगी उससे जो निकालेंगे वो होगी कोवेलेंट रेडियस। अब इसमें मान लो ये दो एटम्स है, ठीक है, ये रेडियस है इनकी आर मान ली मैंने। ठीक है, आर रेडियस, दोनों जुड़े हुए हैं, हो सकता है इनके बीच में डिस्टेंस भी हो, ऐसे ऐसे हो थोड़ा सा, कि बिल्कुल टच ना हो, ओवरलैप ना हो, थोड़ा सा गैप हो बीच में, तो भी क्या करेंगे हम, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो आर आर प्लस है, इन दोनों का हाफ ले लेंगे। मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस होगी, इतनी डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। आगे समझ, दो न्यूक्लियस जो होंगे उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात, दो है, इसका हाफ कर दोगे तो ये क्या बच गई, आधी रेडियस ही तो बच गई ना एक। ऐसे ही घुमा रखा है बात को, और कुछ नहीं है। फिर मेटलिक रेडियस है, मेटल्स क्या होते हैं, एक मेटल जैसे है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है अपने, आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो एक कटाइन की फॉर्म में रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहेंगे। तो मेटेलिक रेडियस क्या है, दो मेटल आयंस, ये क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका आधा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। सिंपल है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस मान लो आर है, तो मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगी, r/2। वही तो हाफ करूंगी तभी तो इसकी रेडियस मानी जाएगी ना। इसलिए कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका हाफ कर दो, आधा कर दो। ठीक है, और कई बार क्या होता है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका क्या ले लेना है, वही r + r डिवाइडेड बाई 2, छोटा r प्लस बड़ा r, दोनों की रेडियस डिवाइडेड बाई 2। उस इन दोनों का बाद में आती है वैन डर वाल्स रेडियस। ये क्या है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्डिंग है उसके बारे में। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होती है कि ये मॉलिक्यूल अलग है, मान लो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 मॉलिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दूसरा H2 मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल इधर है और एक H2 मॉलिक्यूल इधर घूम रहा है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे और ये यहाँ पे है, तो इनके बीच में जितना न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी उसका हाफ होगा, वही क्या होगा, वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, ये समझ आए, जैसे गैसेस घूमती रहती हैं अलग अलग, जितना डाइल्यूट होता जाएगा उतनी वैन डर वाल्स गैसेस बढ़ती जाएंगी, वैन डर वाल्स रेडियस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है उसको बेसिकली वैन डर वाल्स रेडियस बताती है। अब मान के चलो कोवेलेंट रेडियस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्लोरीन क्लोरीन अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैंने माने हैं, क्लोरीन क्लोरीन माने हैं, तो ये जो डिस्टेंस आई थी दोनों की, ये बीच वाली ये थी 198 पिकोमीटर। ठीक है, अगर ये 198 है तो क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियस कितनी हो जाएगी, 198 को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल 99 पिकोमीटर।
ठीक है। लेकिन वहीं पे जब वंडरवाल्स रेडियस निकाली गई है, क्लोरीन की वंडरवाल रेडियस, तो वो निकलेगी आपकी, ये जो डिस्टेंस आए थे 360 पिकोमीटर आया था, तो उसका हाफ करेंगे तो 360/2 180 पिकोमीटर। समझ आया, ये 180 है और ये 99 है, डिफरेंस समझ आ रहा है। अब खुद से ही पता लग जाएगा कि वंडरवाल रेडियस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट। कैसे, क्यों होगी? क्योंकि वंडरवाल्स रेडियस क्या है, दूर दूर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उनके बीच में इतना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं। लेकिन कोवेलेंट में क्या है, एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पहली बात तो सिंपल है। दूसरा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखेगा तो और पास आ जाते हैं, तो ये इस वजह से क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस हमेशा कम होगी वंडरवाल्स से। और इनका ऑर्डर यही है रेडियस का, कोवेलेंट सबसे कम होगी, फिर मेटालिक रेडियस होगी और फिर वंडरवाल्स होगी। मेटालिक के बीच में भी इतना कोई बॉन्ड नहीं है ना बीच में, बट थोड़ा पास में आएगी, ठीक है। मेटल जो एक सॉलिड होंगे ना, लेटिस में होंगे, ये सॉलिड ही में काम आ रहा है, वंडरवाल्स किस में आ रहा है, गैसेस में। तो ये क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस होगी सबसे कम, फिर मेटालिक रेडियस इससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा निकलेगी वंडरवाल्स रेडियस। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, एज सच कोई क्वेश्चन भी इसमें से नहीं बनता। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो ट्रेंड होगा वो कैसा होगा। अभी इसी के साथ देख लो, अगर एटम न्यूट्रल है तो उसको बोल देंगे एटॉमिक रेडियस। अगर उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है और फिर पीछे बच गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो एक आयन बन गया, उसको बोल देंगे कटायन, ठीक है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इसको बोल देंगे कटायन। तो ये क्या हो जाएगी, कटायन की रेडियस हो जाएगी। इसी तरह एटम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, अनायन, तो वो अनायनिक रेडियस बन जाएगी। और ये दोनों क्या है, आयन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, तो इनकी जो रेडियस होगी वो आयनिक रेडियस होगी। समझ आ गया, सिंपल। जो न्यूट्रल एटम होगा वो उसकी एटॉमिक रेडियस होगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, तो वो आयनिक रेडियस होगी। रेडियस का जो ट्रेंड है उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, या फिर इधर कैसे लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाएंगे तो कैसे चेंज होगा। तो इसमें क्या है, डाउन द ग्रुप पढ़ते पहले। मान लो पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसमें पढ़ेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है 2s1 3s1 होगी, लास्ट वाली शेयर की बात कर रहे हैं, 4s1 5s1 6s1 और 7s1, ठीक है। आगे समझ। अब इसको ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस होगा, लिथियम में आया है 2s1, मान लो इतना डिस्टेंस तक है, दो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये 2s है। सोडियम में क्या होगा, 3s आएगा, थोड़ा बड़ा ऑर्बिट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, थोड़ा और बड़ा आएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, शेल पे शेल इंक्रीज होती जा रही है, डाउन द ग्रुप जैसा आ रहा हूँ वो शेल्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज, और यही क्या होती है, एटॉमिक रेडियस। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारी जो शेल्स हैं वो ऐड ऑन होती जाती हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बट वो इतना नहीं बढ़ता कि इतनी जो डिस्टेंस वाली शेल्स को बिल्कुल ही पास में ले आए, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारी शेल्स बढ़ती जाती है, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाता है। ये सारे ग्रुप्स में यहाँ से लेकर वहाँ तक जो भी ग्रुप होगा, डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लो कि बहुत सिंपल सी है, अगर और ऐड करते जा रहे हो तो सीधी सी बात है ना, बड़ा हो जाएगा साइज। इसके बाद अगर मैं इनको बोलूँ ना, बाद में आएगा कि तुम्हें ये लिखना को बोल दे, इनकी जो पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसका ट्रेंड क्या होगा, तो वो भी सेम होगा, क्योंकि सबसे सेम ही तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं ना, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकाल दोगे तो भी तो शेल्स तो वही इंक्रीज हो रही है ना, और न्यूक्लियर चार्ज सब पे सेम है, ये ध्यान रखना, सब पे एक ही चार्ज हो, किसी पे +2 कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वरना अभी के लिए सिर्फ न्यूट्रल एटम्स का ध्यान रखो कि इंक्रीज होते जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं इधर अलोंग द पीरियड। हाँ, पहले ये ग्राफ है, सिंपल सा है बिल्कुल, रेडियस का ग्राफ बनाया है, ये रेडियस है और विद एटॉमिक नंबर, ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ से शुरू किया है मैंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इंक्रीज होता जा रहा है, होना भी चाहिए, यही तो बताया ना कि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ग्रुप है, उसमें भी वही होना है कि फ्लोरीन की सबसे कम होगी, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे रेडियस बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद है अलोंग द पीरियड, मतलब हम फर्स्ट ग्रुप से ले मतलब फर्स्ट ग्रुप वाला जो पीरियड है वहाँ से लेके अगर इस तरफ जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, समझ आ रहा है। मतलब ये लिथियम, सोडियम वाले ग्रुप से इधर नोबल गैसेज है उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, इधर डिक्रीज होगी। ये डिक्रीज क्यों होगी, अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है, मान लो आपका न्यूक्लियस है। अब थर्ड पीरियड को लेके चलती हूँ मैं, थर्ड पीरियड में क्या होगा कि थर्ड जो शेल होगी, एन, जो एन होती है वही पीरियड के बराबर होगा, मतलब थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, ठीक है।
तो ये है तीसरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अब फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर जैसे जैसे आते जाओगे आप बढ़ते जाएंगे। फ्लोरीन में क्या होगा, 7 हो जाएंगे अगर सेकंड पीरियड है। क्लोरीन में क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ऐसे थर्ड उसमें। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि इधर से इधर जब जा रहे हो तो एक ही शेल है, मतलब रेडियस उतना ही है उसके पास, और उसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं उसी शेल में। तो एक स्फेरिकल मान के चलो, और उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ के साथ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है ना, इधर से इधर जाओगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं, सेम शेल में जा रहे हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ रहा है, वो उनको खींच के पास में लेके आता है अपने पास। समझ आ रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब इस शेल में चाहे तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरो, और यहाँ पे मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है, और इस वाले में भरो तुम 8 पॉजिटिव चार्ज है, 7 मान लो, 8 तो एक्सेप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अट्रैक्ट तो डिस्टेंस तो उतना ही है ना, अट्रैक्शन के लिए फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना इस पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे +7 खींच रहा है इसको, ये +2 खींच रहा है। तो ये शेल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, साइज क्या होगा, छोटा हो गया आपका। आगे समझ। और इसके याद रखना, इधर जाते जाते क्या होता है, साइज डिक्रीज होते हैं। इसमें क्या होगा, लास्ट में जब आएगी आपकी इनर्ट गैसेस, ठीक है, 17 ग्रुप तक डिक्रीज होता होता चला गया, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस आएगी, इनर्ट गैस वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 18, वो एक्सेप्शन है। वो क्या होता है, सारी जो पीरियड है, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा अगर किसी की रेडियस होगी वो इनर्ट गैस की होगी, ठीक है। नियॉन, आर्गन को मान लो ये थर्ड ग्रुप में, थर्ड पीरियड में, तो पूरे थर्ड पीरियड पे आर्गन की ही रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। फोर्थ पीरियड में क्रिप्टन की ही सबसे ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ठीक है, यहाँ तक आते आते ये इनको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भर जाते हैं तो उस शेल में इतनी स्पेस नहीं होती, और ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मान के चलो एक सर्कल में आपने बिठा रखे 7 लोग, तो आराम से बैठ गए वहाँ पे, ठीक है, और बीच में कोई न्यूक्लियस वो खींच रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही 8वां आया, जगह तो है नहीं 8वें बच्चे के लिए वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे, रेडियस को बड़ा कर लो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो रेडियस बड़ा कर जाता है, एक्सपेंड कर जाएगा, उसी को वजह से क्या होगा, इनकी रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाती है। स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जगह नहीं है, धक्का मुक्की करने की बजाय वो क्या करते हैं, रेडियस बड़ा कर लेते हैं अपना, ठीक है, खाली जगह हो जाती है और रिपल्शन कम हो जाएगा। आया समझ कि इनर्ट गैसेस की रेडियस सबसे हाई होगी यहाँ पे, ध्यान रख लेना इस बात को। ये सेम ग्राफ है, रेडियस का है, और ये जेड एटॉमिक नंबर इधर इंक्रीज हो रहा है। तो अलोंग द पीरियड इधर से इधर जाओगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। लास्ट में कम डिक्रीज है, लेकिन डिक्रीज है। आगे समझ, डिक्रीज होता जा रहा है, ध्यान रख लोगे। 2 चीज़ें पढ़ाई अभी तक। अब पढ़ते हैं। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो आयनिक रेडियस क्या होती है, आयंस की रेडियस, जैसे कि कोई भी एलिमेंट क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कटाइन बन जाए, या फिर कोई एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाए, नेगेटिव चार्ज जब ले लेगा उसको क्या बोलेंगे, अनायन, ठीक है। ये होगा कटायन हमारा, और ये होगा अनायन, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अब क्या है, जो कटायन या फिर अनायन की रेडियस होगी, यानी कि आयन की रेडियस, उसी को क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस। अब यहाँ पे क्या है, NaCl का एग्जाम्पल अगर तुम लो तो Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो ये मान के चलो तुम्हारा है Na पॉजिटिव और ये है Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पास में होंगे, बिल्कुल, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये जो 2 न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आगे समझ, इन दोनों के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हो गई इंटर न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियस के बीच में। अब इसकी जो रेडियस है, इस वाले एटम की, इस वाले अनायन की जो रेडियस है वो R नेगेटिव मान लो, ये हो गई रेडियस ऑफ अनायन। और इसके अलग से जो रेडियस होगी ये वाली, वो हो गई R पॉजिटिव मान लो, ये रेडियस ऑफ कटायन, ठीक है। समझ आ गया, जो अनायन की रेडियस है वो अनायनिक रेडियस, और कटायन की रेडियस होगी वो कटायनिक रेडियस। दोनों के बीच में क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इतनी सी बात समझ आई। अब तुमने सोचा हो तो मैंने ये अनायन इतना बड़ा बनाया और कटायन इतना छोटा सा बनाया, इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या है कि अनायन हमेशा साइज में बड़ा होगा कटायन से, याद रखना इसको। अनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा कटायन से। क्यों होगा, अब तुम मान के चलो अगर स्कूल में जाते हो, एक तो हो आपके पास सिर्फ 5 बच्चे,
ठीक है, और एक वहाँ पे पास 15 बच्चे, तो 5 बच्चों को कंट्रोल करना, उनको पकड़ के रखना इजी होता है देन 15 बच्चों से। इसी तरह से क्या होगा, जब हमारे पास अनायन बनता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। जब न्यूट्रल एटम था, क्लोरीन को ही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे थे 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन थे आपके पास। लेकिन जैसे ही इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक तो वही रिपल्शन वाला फैक्टर आ जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। दूसरा मान लो कि अगर इसके पास 6 होते, वो नहीं करना नोबल गैस वाला, तो लास्ट में हो जाते 7। तो 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना न्यूक्लियस के लिए ईजी था, वो आराम से उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आया, चार्ज कम पड़ गया और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो गया तो उसको पकड़ के नहीं रख पाया, तो वो क्या हो गया, फैल गया। ठीक है, यही है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाता है पूरा, उस न्यूक्लियस उसको आराम से अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता। अगर न्यूट्रल था तो जितना चार्ज ये है उतना ही ये था, आराम से कंट्रोल में रखा था इसको। और लेकिन जैसे ही एक और चार्ज आ गया तो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई और उससे फैल गया। तो अनायन हमेशा क्या होगा, साइज उसका बड़ा हो जाएगा। इससे अपोजिट अगर मैं बात करूँ, शुरू में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इस पर भी 6 पॉजिटिव चार्ज था, मान लो 6 पॉजिटिव चार्ज था और ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों बराबर है, बैलेंस आउट है, इन्होंने पकड़ के रखा था। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने भगा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बच गए 5 और चार्ज कितना हो गया, 6। मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया देन नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, पूरे क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा हो गया। आ रहा है, इमेजिन करना है सारा का सारा। ठीक है, तो ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से क्या कर देता है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, कैटायन का साइज छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे रिलेटेड। तो कहीं पे भी कैटायन दिखे उसकी साइज़ बड़ा कर देना पहले ही, अनायन दिखे उसका साइज छोटा कर देना। आगे समझ। अब करते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कैसे कंपेयर करेंगे। अब ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हो रहे हैं वो देखना। ये तो समझ आ गया होगा, अनायन का रेडियस हमेशा कैटायन से ज़्यादा क्यों होगा। इसी से क्या होगा, अनायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होता जाएगा, एक पे मान लो -1 है, फिर -2 है, -3, तो जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। समझ के चलो, जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे उतना ही तुम्हारे कंट्रोल उससे छूटता जाएगा, वो फैलते चले जाएंगे, रैंडमनेस आ जाएगी क्लास में या फिर बाहर भाग जाएंगे, जो भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहेगा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं और वो फैलता चला जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ, नाइट्रोजन पे मान लो एक -1 है, फिर नाइट्रोजन पे -2, नाइट्रोजन -3। इनमें से सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है उसका। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 3 को तो बिल्कुल ही नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, तो ये बड़ा साइज हो जाएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, और फिर लास्ट में आएगा नाइट्रोजन नॉर्मल जो होगा। इसी तरह से कैटायन जो है उसका जो रेडियस है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। कैटायन पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैटायन पे मान के चलो मैग्नीशियम पॉजिटिव है और एक मान के चलो मैग्नीशियम पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन गया था तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था, ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज उतना ही, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पकड़ के रखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक और चला गया तो और कम हो गया। मान लो शुरू में 5 बच्चे थे तुम्हारे पास, तो 5 को तुमने ऐसे कंट्रोल में रखा था, लेकिन उसमें से एक और चला गया स्कूल छोड़ के, तो तुम्हारे पास 4 ही बचे। तो अब उन पर ज़्यादा ध्यान रख पाओगे, उनको और अच्छे से कंट्रोल रखोगे। फिर एक और निकल गया तो और अच्छे से उन पे ध्यान दे पाओगे तुम्हारे पास। इसी तरह से इनको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है और इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस कम होती जाएगी। याद रख लोगे इनको, ये तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो एक बार इसको देखो, मैंने लिखे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम पॉजिटिव, ठीक है, और F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। तो अगर चार्ज सेम है इन ग्रुप में, एक ग्रुप में अगर चार्ज सेम है तो वही डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप ज़्यादा इंक्रीज होगा। F से, फ्लोरीन से F नेगेटिव ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप I नेगेटिव का इनसे भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। आगे समझ, अगर चार्ज सेम है तो डाउन द ग्रुप वही ट्रेंड चलेगा जो पहले था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। आगे समझ। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होती है उनके चार्ज के, उनका चार्ज के ऊपर रेडियस कैसे डिपेंड करेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, वो स्पीशीज 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी होती है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3। ठीक है, तो इनमें अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो इसका 13 होता है एटॉमिक नंबर, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका कितना चार्ज है, अभी कितना
तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इस पर 10, इसी तरह मैग्नीशियम का 12 होता है, इसके भी 10 हो जाएंगे। तो ऐसे आते जाओगे ना, तो इन सब में क्या एफ नेगेटिव में वैसे कितना होता है 9 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक इसने ले लिया तभी तो अनायन बने, तो +1 अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस सीरीज में अगर तुम देखो तो सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जो भी है बट इलेक्ट्रॉन 10 ही है। तो जिनके सेम इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इनमें क्या करते हैं, एक तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला होता है कि Z/E, जैसे जैसे बढ़ेगा साइज वैसे वैसे कम होगा। तो तुम इसको टेबल की फॉर्म में लिखोगे, फिर Z/E निकालोगे सबका। Z क्या है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। E क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ। एटॉमिक नंबर को हर एक जो ये है उनके लिए अलग अलग निकालोगे, एटॉमिक नंबर को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे डिवाइड करोगे, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज कम होगा। ठीक है, एक तो तुम ये कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जब तुम्हें पता है कि इसमें सारों में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो सबसे पहले लिखो अनाइंस को एक साइड में लिखना है, कटाइंस। अनाइंस की साइज हमेशा बड़ी होगी कटाइंस से, तो अनाइंस इनका साइज तो बड़ा होना है इन तीनों से। इतना तो समझ आ गया कि इनका साइज जो है अनाइंस का बड़ा ही होगा कटाइंस से। अब इसको रब कर दूं, अब इसमें देखो क्या बोला था मैंने, जैसे जैसे अनायन पे चार्ज बढ़ता है साइज बढ़ता है, अनायन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा। तो इनमें क्या है N3 नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर O2 नेगेटिव और फिर F नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया पूरा। इनसे तो बड़ा ही है ना ये साइज इनका, तो ये भी ग्रेटर देन साइन। इनमें क्या होगा कटायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है साइज कम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है। तो एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा हो जाएगा इन तीनों में। अगर तुम कंपेयर करो, इनको भूल जाओ तो भी Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है साइज कम होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया इनका ऑर्डर ऑफ रेडियस हो गया। आगे समझ, ऐसे ही करना है। कोई और एग्जांपल तुम्हें दे दिया हो जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो या तो Z/E इंक्रीज हो रहा होगा उतना ही साइज डिक्रीज हो रहा होगा, या फिर अनाइंस को एक साथ में लिखो, उनका साइज तो बड़ा होना ही है कटाइंस के कंपेयर में, और फिर अनाइंस में एक दूसरे से कंपेयर करो, जिसका चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही साइज बड़ा और इसमें उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो ये जो ऑप्शंस तुम्हें गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। इनमें से बताना है इन दोनों में से जो हर एक में, उनमें लार्जर रेडियस किसकी है, इनमें से ज़्यादा बड़ी रेडियस किसकी होगी। तो पोटेशियम है और एक के पॉजिटिव है, तो इनमें से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली पोटेशियम होगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज आता है तो रेडियस क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। समझ गए, न्यूट्रल एटम से क्या होगा, ए पॉजिटिव की रेडियस हमेशा कम होगी न्यूट्रल एटम से, और फिर आएगा ए नेगेटिव तुम्हारा। ठीक है, इतना ध्यान रख लोगे। तो ये हो गया पोटेशियम। ब्रोमीन और ब्रोमीन नेगेटिव न्यूट्रल से अनायन की ज़्यादा होती है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, जितना ज़्यादा अनायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा अनायन पे चार्ज बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव। ठीक है, O2 नेगेटिव हो गया इसमें। उसके बाद है लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव। लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव दोनों पे चार्ज सेम है, पहले ही दिख गया, और लिथियम सोडियम से ऊपर आते हैं, यानी कि डाउन द ग्रुप नीचे आ रहे हैं, और नीचे आते आते क्या होता है साइज इंक्रीज होता है। तो दोनों पे सेम चार्ज है, तो जनरल जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वही फॉलो करेगा, तो सोडियम पॉजिटिव का साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह फॉस्फोरस और आर्सेनिक, तो क्या होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, तो डाउन द ग्रुप क्या होना है तुम्हारा, साइज इंक्रीज ही होना है, और कोई चार्ज का तो है नहीं, दोनों पे 0 चार्ज है, तो आर्सेनिक का साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद है Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है कटाइन पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है रेडियस कम होती जाती है, तो 2 पॉजिटिव ज़्यादा है तो इसकी रेडियस तो कम हो जानी है ना, तो साइज बड़ा किसका होगा, Na पॉजिटिव का। ठीक है, अब ये 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 4-4 के ग्रुप में, इनमें क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एटॉमिक रेडियस इनकी बतानी है। आयनिक रेडियस है, आयन गिवन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, पहले तुम्हें क्या करना है, जब भी आपको कहीं पे भी ये सब गिवन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे तब तो Z/E या फिर सिंपल पॉजिटिव को एक साइड नेगेटिव को एक साइड करके कर लोगे। अगर रेंडमली गिवन है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन तो एक पीरियड के आगे, लेकिन सिलिकॉन दूसरे नेक्स्ट ग्रुप का पीरियड का है, और ये भी नेक्स्ट पीरियड का गया, मतलब ग्रुप में भी जा रहा है और पीरियड में भी आ रहा है। तो पहले क्या करना है, डाउन द ग्रुप देखना है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, तो जो नीचे वाला ग्रुप है उसकी रेडियस हमेशा ज़्यादा होगी ऊपर वाले से। ठीक है, मान लो ये कार्बन नाइट्रोजन है, ठीक है, ये कौन से में सेकंड में होंगे, उसके बाद नीचे आता है सिलिकॉन और फिर फॉस्फोरस, ऐसे ही होता है, ये इधर से इधर जा रहा है और ये डाउन द ग्रुप।
तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप वाइज देखना है तुमने। सबसे पहले क्या करना है, पीरियड वाइज देखना है। जो नीचे वाला होगा ये क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है ना, तो इस सिलिकॉन की साइज ज़्यादा होगी कार्बन से, इसी तरह फॉस्फोरस की साइज ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से। आए समझ, डाउन द ग्रुप की वजह से। तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस इन दोनों की ज़्यादा तो होगी ही कार्बन और नाइट्रोजन से, इतना तो श्योर है। ठीक है, पहले तुम्हें देखना है डाउन द ग्रुप, तो जो नीचे वाले पीरियड होंगे उनकी साइज बड़ी होगी ऊपर वालों की कंपेयर में। आया समझ में, एक बार ध्यान से इसको फिर से करना। ठीक है, तो इतना श्योर हो गई मैं, सिलिकॉन और फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी कार्बन और नाइट्रोजन से। अब मेरे को देखना है इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो ये क्या करूँगी मैं, इधर से इधर जाते टाइम मुझे पता है रेडियस कम होती जाती है, इधर से इधर जाते टाइम रेडियस क्या होती है, कम। मतलब फॉस्फोरस की कम होगी सिलिकॉन से, तो फॉस्फोरस की कम होगी सिलिकॉन से। ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आ गया समझ। और इन दोनों की इससे तो कम हो गई। अब कार्बन और नाइट्रोजन में भी वही है, उधर जाऊंगी तो क्या होगा, डिक्रीज होती है, मतलब नाइट्रोजन की कम होगी कार्बन से। तो ये आ गया तुम्हारे पास ऑर्डर ऑफ रेडियस। आया समझ। पहले डाउन द ग्रुप देखना है, तो पीरियड जो नेक्स्ट नीचे वाले पीरियड जाते जाते उनको पहले लिखो, वो ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर पीरियड वाइज चेक करो कि इस पीरियड में अगर मैं इधर जा रही हूँ तो इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो इसमें देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। चार्ज मत देखो, पहले तुम देखो कि सेम पीरियड में कौन कौन है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन सेम पीरियड के होते हैं, पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सही है। तो ये तो हो गए एक सेकेंड पीरियड के। लेकिन सल्फर क्या आता है, ऑक्सीजन से नीचे, मतलब नेक्स्ट पीरियड में आ गया, नीचे आ गया। तो नीचे आते ही क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो S2 नेगेटिव की तो इन सब में ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाते हैं तो साइज बढ़ेगा। तो S2 नेगेटिव की तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे ज़्यादा कर दो। अब देखो तुम इस ग्रुप में कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से S2 नेगेटिव अगर मैंने भेज दिया यहाँ पे, तो ये फिर से क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से हो गए, सारों में 10-10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा रेडियस बढ़ता जाएगा, O2 नेगेटिव एंड देन आएगा F नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस का ऑर्डर। ठीक है, तो ये सवाल है तुम लोगों के लिए, ये कार्बन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपका। रेडियस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसकी फॉर्म में लिखना है सारों को। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाले 2 देख लेना ध्यान से, ये तो कर ही लोगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दो। ठीक है।